तो अब इस कोलरोश लॉ को समझने के लिए आप, जहां हमने लास्ट क्लास में इसको छोड़ा था उससे आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाओ और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बना लो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाकर जो पूरी तरह से वाटर में डिसोसिएट हो जाए, 100% डिसोसिएशन हो जाए। सॉल्यूशन बनाया डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? इतना ज्यादा वाटर इसमें ऐड कर दिया कि ये सोडियम एंड क्लोरीन, Cl नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव के बीच में बहुत सारे न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल आ गए। ये आपस में एक दूसरे को अब अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रोड की तरफ किसी एनायन को, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कोई एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ एनायन को मैं माइग्रेट कर रहा हूं, तो क्या होगा? अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में ये सोडियम पॉजिटिव इसके क्लोज होगा क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा होगी। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, Cl नेगेटिव को ये जाने नहीं देगा सोडियम पॉजिटिव। तो इसलिए हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले रहे हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा? ये सोडियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव काफी दूर हो जाएंगे, इनके आपस के इंटरेक्शन नेग्लिजिबल हो जाएंगे। इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होने पर अब ये Cl नेगेटिव इंडिपेंडेंट फ्री मूव करेगा। फ्री मूव करेगा मतलब चार्ज जो कैरी करेगा ये फ्री चार्ज कैरी करेगा, फ्रीली, बिना आसपास के मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के चार्ज को कैरी करेगा। तो ये Cl नेगेटिव इधर पहुंचा, ये सोडियम पॉजिटिव इधर पहुंचा। अब ये चार्ज कौन कौन लेकर के जा रहा है? सोडियम लेकर के जा रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर चार्ज, Cl नेगेटिव लेकर के जा रहा है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Cl नेगेटिव की कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सोडियम पॉजिटिव की कंडक्टिविटी का समीशन पूरे सॉल्यूशन की, दैट मींस सोडियम क्लोराइड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी के बराबर आ जाएगा। दैट मींस मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution of any electrolyte, strong electrolyte, will be equal to molar conductivity of their individual cation at infinite dilution and molar conductivity of individual anion at infinite dilution. और यहां इनके कोफिशिएंट्स आएंगे। कोफिशिएंट्स का मतलब क्या हो गया? जो यहां इनके बैलेंस्ड इक्वेशन करते हुए आयन के नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था MgCl2 अगर है तो ये 2 Cl एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा तो यहां मैं 2 लिखूंगा, एक Mg प्रोड्यूस करेगा तो यहां पर 1 लिखूंगा। अगर AlCl3 है तो यहां पर 3 Cl लिखने चाहिए, नेगेटिव 3 लिखने चाहिए, एक एल्यूमिनियम लिखना चाहिए। Mg2O3 है तो ऑक्सीजन 3 लिखने चाहिए, मैग्नीशियम 2 लिखने चाहिए। बस ये इतना कोलरोश लॉ है इक्वेशन के फॉर्मेट में, अगर आप इसे समझते हो। और अगर वर्ड्स में लिखना है तो वर्ड्स में हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन molar conductivity of an electrolyte can be expressed as sum of contributions from its individual ions. उनका समीशन ही तो क्या इंडिविजुअल आयन का, NaCl में Cl नेगेटिव का। और मैं इसे रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? इस तरह से रिप्रेजेंटेशन ये कर देना चाहिए, कैप M इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, म्यू पॉजिटिव ये नंबर को इंडिकेट करता है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो आते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। नंबर ऑफ आयन कह सकते हो आप, ये कैटायन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, एनायन, एनायन का नंबर, नंबर ऑफ एनायन, नेगेटिव इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हम कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर चले आ रही हैं पहले से, हमने नंबर 5 दे दिया, 1 दे दो, 2 दे दो, जहां पर न्यू पॉजिटिव न्यू नेगेटिव नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन हो जाए रेस्पेक्टिवली। और लैम्डा प्लस, लैम्डा माइनस, स्मॉल लैम्डा, छोटा लैम्डा जिसे हम कहते हैं। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटायन एंड एनायन के लिए
हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। यूज की क्या बात आ जाती है अगर हम इस इक्वेशन के यूज की बात करते हैं? यूज क्या होगा इस इक्वेशन का? बहुत सारे यूजेस हैं इसके। उन यूज में से ऐसी इक्वेशन का जिसका हमें डेटा नहीं पता है, उसमें किसी एक का अननोन है, हम एल्जेब्रिक समी तो कर रहे हैं ना, ये a+b=c है, ये ऐसा कुछ है। तो कहीं से मुझे ए पता चल गया, कहीं से बी पता चल गया, तो सी मैं खुद पता चला दूंगा। इनफैक्ट अननोन क्वांटिटीज बताने के लिए, अननोन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी बताने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। जैसे पहले तो हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, ये इनके कोफिशिएंट्स को समझने के लिए और इनके इनफाइनाइट डाइल्यूशन को समझने के लिए यूज करें। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी HCl की अगर हम करते हैं तो लिखना कैसे है इसे, एग्जाम में जब ये आएगा क्वेश्चन तो कैसे लिखना है? HCl की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज के नंबर, कंडक्टिविटी पॉजिटिव चार्ज की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, नेगेटिव चार्ज के नंबर, नेगेटिव चार्ज की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो यहां इसकी वैल्यू 1 है। HCl को जब डिसोसिएट कर दोगे, एक H पॉजिटिव आएगा, एक Cl नेगेटिव आएगा। 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है। तो ये यहां पर 1 लिखना है मुझे, 1 यहां पर 1 लिखना है। ये वैल्यूज स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। तो मैंने ये वैल्यूज 1 रख दी, 1 रख दी। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर HCl की मोलर कंडक्टिविटी इनके इंडिविजुअल आयन की मोलर कंडक्टिविटी के समीशन के बराबर होगी। ये है इनफैक्ट कोलरॉश लॉ। जैसे ये किया तो एक दो मॉलिक्यूल के और हम करके सोच सकते हैं। MgCl2 का सोच लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, एसिटिक एसिड का सोच लो। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी MgCl2 की करते हैं, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये एक MgCl2 2 Cl नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, 2 Cl नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। तो यहां मैं ये 2 लिखूंगा, न्यू नेगेटिव 2 आ गया, और यहां पर 1 आया ये, क्योंकि MgCl2 क्या प्रोड्यूस करता है? एक Mg2 पॉजिटिव बनाएगा प्लस 2 Cl नेगेटिव बनाएगा। ये आएगा आंसर। तो हम जो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्लोरीन की डेटा में गिवन होती है, उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। अब यहां से ये वैल्यू उठाकर किसी और हम मॉलिक्यूल में रख सकते हैं, हम CaCl2 के लिए निकाल सकते हैं। जो वैल्यू यहां आई Cl के लिए, वही वैल्यू मैं CaCl2 के लिए रखूंगा, विल बी इक्वल टू Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ये कैप में लिख दिया मैंने, कैपिटल में लिख दिया। तो ये जो वैल्यू आई है वो सेम वैल्यू यहां रहेगी। ये डेटा उठा के मैं इधर भी रख सकता हूं कैल्शियम क्लोराइड के लिए। अगर कहीं और दूसरी इक्वेशन से मुझे कैल्शियम का पता है तो कैल्शियम का यहां डेटा रख सकता हूं मैं, और ये बिना प्रैक्टिकल किए CaCl2 का निकाल सकता हूं। समीशन करना है क्योंकि फिर सिर्फ, तो एल्जेब्रिक सम जैसे हम करते हैं उसी तरह से ये निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर डेफिनेटली। अब ये जैसे CH3COH एंड H पॉजिटिव बनेगा, अगर ये एसिटिक एसिड एंड H पॉजिटिव बना है तो कोलरॉश लॉ तो ये कहता है कि ये मोलर कंडक्टिविटी H पॉजिटिव की एंड CH3CO नेगेटिव की समेशन के बराबर होनी चाहिए। अब प्रैक्टिकली ये निकालना पॉसिबल नहीं होता। ग्राफ आपने किए थे, क्यों नहीं पॉसिबल होता? प्रैक्टिकली ये बड़ा मुश्किल है निकालना। उसका कारण है क्योंकि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं आयोनाइजेशन बढ़ता चला जाता है। जो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते। एसिटिक एसिड है, आपने मान लो 0.01 मोलर लिया एसिटिक एसिड, अब डाइल्यूट किया, इसमें पानी डाल दिया तो आयनाइज हो गया। ये एकदम से सारा नहीं होगा, फिर वाटर ऐड किया, फिर आयनाइजेशन बढ़ गया पहले के कंपैरिजन में। आयनाइजेशन और बढ़ जाएगा अगर और डाइल्यूशन करोगे। जैसे जैसे वाटर ऐड करते हो मोलर कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ती है। ग्राफ बनाया था, याद करो, ऐसा कुछ बनाया था, C⁻⁴ मोलर कंडक्टिविटी। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करते रहते हैं यानी डाइल्यूशन बढ़ाते रहते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने पर ये मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक लिमिट ऐसी आती है डाइल्यूशन की, या इतना कम कंसंट्रेशन हो गया जिसमें बहुत तेजी से आयनाइजेशन होता है और ये लगभग पैरेलल हो जाता है। बड़ा मुश्किल काम है ऐसे केस में, कितना डाइल्यूशन करोगे भाई? अब चलो ये तो एसिटिक एसिड है, लेकिन अगर हमारे पास कोई इस तरीके का मटेरियल है कि उसमें डाइल्यूशन करते ही जाना पड़े, करते ही जाना पड़े, तो मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेट करना। आयनाइजेशन क्योंकि बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो यहां हम थ्योरेटिकली चेक कर लेते हैं, किसी और वैल्यू से हमने CH3CO नेगेटिव का कर लिया, H पॉजिटिव का कर लिया। मान लो HCl था, HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहां से H पॉजिटिव का पता कर लिया कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर H पॉजिटिव की। और CH3COONA, CH3CONA स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहां से हमने CH3CO नेगेटिव का पता कर लिया, इसकी मोलर कंडक्टिविटी पता कर ली इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर CH3CO नेगेटिव की। तो एसिटिक एसिड का अब हम इन दोनों का समेशन करके निकाल सकते हैं, यहां से और यहां से ये वैल्यू रखती। ये थ्योरेटिकली निकाल ली हमने, प्रैक्टिकली नहीं निकाली। प्रैक्टिकली हमने HCl किया एंड सोडियम एसिटेट किया, उसमें हमने इनके आयंस की, इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टिविटी निकाल ली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, ला करके मर्ज कर दिया दो अलग अलग को, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर पाए। ये एक फायदा मिल जाता है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम एक्सट्रापोलेशन मेथड से नहीं पता कर सकते। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता पता करना, थ्योरेटिकली पता करना। एक्सट्रापोलेशन क्या किसे कहते हैं? ग्राफ में एक वर्ड बोला जाता है, एक्सट्रापोलेट कर देते हैं, मतलब हमारे पास डेटा नहीं है। एक्सट्रापोलेशन वर्ड भी वैसे भी हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, लेकिन चलो मान लो कोई ग्राफ है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपने बना रखा है KCl का। अब जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं C⁻⁴ ऐसे ऐसे मोलर कंडक्टिविटी जो है बढ़ती चली जा रही है डाइल्यूशन करने पर। अब अगर
यहां करते करते मैं ये ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, अपनी तरफ से बढ़ा दूं, तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मैं निकाल सकता हूं, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर या सो कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी मैं निकाल सकता हूं। ये जो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकाली, ये ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके निकाली, यानी जो स्लोप था उससे हमने उसे आगे बढ़ा दिया, अंदाजा लगा लिया कि ये इतना हो, तो एक्स्ट्रापोलेट कर लिया ग्राफ को। एक्स्ट्रापोलेट करके हम इसका नहीं पता कर पाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि इसका ग्राफ तो जा ही रहा है अलग बिल्कुल, तो भाई कहां तक बड़ा होगा, इसे तो मतलब इनफाइनाइट पे मिलने के चांस हो रहे हैं इसके, तो बिल्कुल बहुत बहुत दूर जाके कहीं मिलेगा, 1 किलोमीटर की लाइन थोड़ी खींचूंगा मैं। इसका मतलब ये हो गया, ऐसे केस में डिफिकल्ट हो जाता है मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अगर एक्स्ट्रापोलेट करोगे भी ये, तो करते करते कितना खींचोगे ग्राफ, ये आइडिया नहीं लग पाएगा। ये बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल क्लियर कट है। एक्स्ट्रापोलेशन जैसे हम कर रहे होते हैं, सपोज करते हैं कोई बच्चा क्लास 10 में पढ़ता है, 12th का एग्जाम्पल नहीं लेता हमें, तो हम उसके ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। उसका टेस्ट नंबर 1 हुआ, टेस्ट नंबर 2 हुआ, टेस्ट नंबर 3 हुआ, टेस्ट नंबर 4 हुआ, टेस्ट नंबर, और फिर फाइनल एग्जाम हो गए। किस्मत अच्छी नहीं थी, इस बार एग्जाम हो गए। टेस्ट नंबर 1 में 10 में से 0 नंबर आए, टेस्ट नंबर 2 में 20 में से 1 नंबर आया, टेस्ट नंबर 3 में 30 में से 1 नंबर आया, टेस्ट नंबर 4 में 40 में से 2 नंबर आ गए। तो फाइनल में आप एक्स्ट्रापोलेशन कर सकते हो ना, ग्राफ का एक्स्ट्रापोलेशन किया जा सकता है। ये तो ह्यूमन बीइंग है, पलटी मार सकता है, लेकिन मटेरियल तो स्टैटिक होते हैं, इंसान नहीं है। इंसान में तो परिवर्तन की संभावना रहती है, मटेरियल में नहीं रहती। यहाँ जो ट्रेंड ग्राफ बन रहा है, बस वही ग्राफ चलेगा मटेरियल में। इसका मतलब है इसका पक्का काम होना है फाइनल एग्जाम में। ये है एक्स्ट्रापोलेशन। डेली लाइफ में भी हम करते हैं, अंदाजे जो लगाते हैं ना किसी के बारे में, जो ट्रेंड दिख रहा होता है किसी का भी, अगर मुझे ट्रेंड दिख रहा है कि किधर को जा रहा है ये, तो वो ट्रेंड जो नजर आ रहा है वो एक्स्ट्रापोलेशन। वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। तो जो हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं कर पाते। किसी का, कईयों का ट्रेंड पता भी नहीं चलता, कभी इधर हो जाता है कभी इधर। मान लो किसी के एक टेस्ट में आ गए 10 में से 10, दूसरे में आ गए 0, तीसरे में 30 में से 30 आ गए, इसमें आ गया 1 नंबर 40 में से, तो इसका तो पता ही नहीं लग रहा है जाके इधर को रहा है। तो यहां पर नहीं पता चल पाएगा, या चेंज इतना स्लो हो रहा है कि उस चेंज को एग्जैक्ट टाइम बताने में कि कितने टाइम के बाद सुधार आएगा नहीं पता चल पाएगा। यही कंडीशन वीक इलेक्ट्रोफाइल, वीक एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, ये पैरेलल खड़ी हो जाती है लाइन, ये मिल नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर हम कैसे बता पाएंगे, थ्योरेटिकल करेंगे फिर हम इसको। थ्योरेटिकल करने के लिए हमें ये वैल्यूज बाहर से लानी पड़ेंगी, जैसा मैंने अभी बताया, सोडियम एसीटेट से HCl से ले आओ, बाहर से ला करके फिर हम ला करके ये वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक होगी बात ये। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग कॉल-रॉश इक्वेशन। अब CH3COH के लिए H कहां से आएगा, HCl से ले आओ, फ्रॉम HCl। Cl नहीं चाहिए, Cl को छोड़ दिया, ये हम HCl से ले आए। ये एसिटिक एसिड का एसिटेट आयन कहां से आएगा, सोडियम एसिटेट से, मैंने अभी बताया, CH3COO नेगेटिव से। और ये वैल्यू 1 1 रखनी है, क्योंकि ये इक्वेशन स्टिक्योमेट्रिक बता रही है कि ये वैल्यू 1 आएगी, ये वैल्यू 1 आएगी। न्यू की वैल्यू तो 1 आनी है, तो कोई इशू ही नहीं है।
तो जो वैल्यू आती हैं इनकी वो रखकर हम इस का, जिसको हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते या जिसका हम एक्स्ट्रापोलेट करके ग्राफ नहीं निकाल सकते, हम थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं ये वैल्यू। थ्योरेटिकल ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये वैल्यूज हम प्रैक्टिकल लेकर के आए, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू दोनों एसीटेट आयन की एंड H पॉजिटिव की, ये थ्योरेटिकल वैल्यू आ गई, ये प्रैक्टिकल वैल्यू, ये प्रैक्टिकल। इसी तरह से हम एल्जेब्रिक सम भी कर सकते हैं, एल्जेब्रिक सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन समेशन करके, जैसे एल्जेब्रिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, किसी अननोन की वैल्यू पता करते हैं, तो कोलोश लॉ में हम ठीक उसी तरह से एप्लीकेशन कर पाएंगे। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक इसी तरह से आते हैं जैसे मैंने आपको ये थोड़ा सा आइडिया दिया। कैसे आएंगे न्यूमेरिकल? एक कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे, दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे, तीसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपसे पूछ लेंगे, 3 4 5 इक्वेशन दे देंगे, उससे एक नई इक्वेशन बनाकर आपको जो आपने इक्वेशन के साथ किया वही उसके डेटा के साथ कर दो। जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में कर रहे होते थे, थर्मोकेमिस्ट्री वाली रिएक्शंस में एंड थर्मोकेमिस्ट्री वाले इक्वेशंस में कर रहे होते थे, ठीक उसी तरह से हम ये कर पाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इस तरह की कंडीशन रहेगी। अब अगर हम इसे आगे और प्रोसीड करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू फॉर द आयंस आर नॉट अवेलेबल, इन सच केस फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड। जब अवेलेबल नहीं होती तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद लेते हैं, हम सम कर लेते हैं, या जैसा मैंने अभी बताया, या तो सम कर लेते हैं या डिफरेंस निकाल लेते हैं। सम कर लिया या डिफरेंस निकाल लिया, उससे हम अननोन आयंस की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लिमिटिंग वैल्यूज यानी कि पता कर सकते हैं। ठीक हो गई बात? जैसे कि ये हमने मेजर किया, वैल्यू ऑफ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर हमने प्लॉट से पता कर ली ये कंडीशन। ये तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, यहां हम कैप एम इनफाइनाइट की वैल्यू पता कर सकते हैं। भाई हमने 3 4 वैल्यूज ली सोडियम एसिटेट की, CH3COO तो ये तो कैसे बिहेव करेगा? स्ट्रेट लाइन बिहेव करेगा, एक वैल्यू ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, ये वैल्यू मुझे पता चल गई, कैप एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर फॉर एसिडिक सोडियम एसिटेट CH3CON। कहीं और से सोडियम की पता चल गई मुझे, तो एसिटेट आयन की मैं पता कर लूंगा। इस तरह से हम पता कर सकते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन मेथड है ये वाला, जो मेथड है 3 डेटा से हम किसी और वैल्यू पर कॉन्सेंट्रेशन की, अननोन कोई कॉन्सेंट्रेशन ये वाला था, उस पर मैं ये वैल्यू पता कर सकता हूं, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पता कर। तो ये एक्स्ट्रापोलेशन मेथड बोला जाता है, ये मेथड एक्स्ट्रापोलेशन मेथड। क्या करेंगे हम? या तो एडिशन कर दें या सब्ट्रैक्शन कर दें। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा तो बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देकर के मैं बताता हूँ। ये जो बात मैंने बताई, जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन हम करते हैं ठीक उसी तरह से। जैसे आपको बोला जाए अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करके कर सकते हैं। अब ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इसको समझ लेना, बस ये सारी जो थ्योरी बताई पहले, इसको जानने के लिए इस एग्जाम्पल को प्रॉपरली सोच। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एक MCl है,
मेटल का क्लोराइड है, एक NaA है, अंडरस्टूड है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक हो गई बात। तीसरा सॉल्ट मैंने लिया NaCl, ये पॉजिटिव है डेफिनेटली, ये नेगेटिव है। अब हमें क्या डिटरमिन करना है? कैप एम इनफाइनाइट डिटरमिन करना है। हम एक्सट्रापोलेशन मेथड से कर सकते हैं, और फाइनली एक्सट्रापोलेशन मेथड से करने के बाद किसी अननोन सॉल्ट, ये एक अननोन सॉल्ट है Ma इनफाइनाइट, इस अननोन सॉल्ट की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं। इसका मैंने प्रैक्टिकली एक्सट्रापोलेशन मेथड से कर लिया, इसका एक्सट्रापोलेशन मेथड से कर लिया, इसका एक्सट्रापोलेशन मेथड से कर लिया। तीनों की वैल्यूज का एक्सट्रापोलेशन मेथड से पता करने के बाद इस सॉल्ट की कैप Ma इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पता की जा सकती है। कैसे पता किया जाएगा? देखो, जैसे मेरे पास एक ये है MCl, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब मैं करूंगा तो लैम्डा इनफाइनाइट M पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। दूसरा मेरे पास क्या है? Na इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्डा Na पॉजिटिव, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर प्लस लैम्डा A नेगेटिव, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तीसरा मेरे पास सोडियम क्लोराइड था NaCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इनके इंडिविजुअल आयंस के मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग प्लस ये हो जाएगा Cl नेगेटिव का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ये तीन इक्वेशन मेरे पास हो गई। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि इन इक्वेशन का सबमिशन कर दो, ये हमने वैल्यूज निकाल ली, ये वैल्यू निकाल ली, प्रैक्टिकली एक्सट्रापोलेट करके ये वैल्यूज निकाल ली। अब मुझे कहा जाता है कि कोई सॉल्ट है ऐसा कैप एम ए इनफाइनाइट, इसके लिए बताओ आप, इसके लिए जो वैल्यू आएगी अंडरस्टूड है किसके बराबर आनी चाहिए? ये वैल्यू आनी चाहिए M पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लस A नेगेटिव इनफाइनाइट के बराबर आनी चाहिए। ये पता होनी चाहिए। ये पता करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इन तीन को सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करूं मैं? इक्वेशन ये 1 बोल दी मैंने, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दी मैंने, ये इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दी मैंने। इक्वेशन नंबर 1 ली, प्लस सेकंड कर दी, एंड माइनस मैंने थर्ड कर दी, ये माइनस किया। ये तीन इक्वेशन अगर इस तरह मैंने अलजेब्रिक इनका समीशन किया, प्लस एंड माइनस कर दिया, तो क्या लिखना चाहिए मुझे? कैप MCl इनफाइनाइट प्लस कैप NaCl माइनस लिखना चाहिए NaCl, Na प्लस लिखा जाएगा इनफाइनाइट माइनस कैप NaCl इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएंगे? इन सबके दोनों के, दो का प्लस एक का माइनस, दैट मीन्स ये हो जाएगा
m पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट, दूसरा वाला भी प्लस है, प्लस लैम्डा Na पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लस लैम्डा A नेगेटिव इनफाइनाइट माइनस, ये अब माइनस है थर्ड इक्वेशन, तो यहां से माइनस करूंगा मैं, माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं इसको, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। इसको चेक करो, ये माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये Cl से कैंसल हो गया, Cl, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसल हो गया, और दूसरा ये हो गया मेरे पास सोडियम पॉजिटिव, ये हो गया कैंसल। क्या बचा? जो बचा वो मेरे पास लैम्डा इनफाइनाइट m पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट A नेगेटिव, ये किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है, इसको बराबर रख सकता हूं मैं, इनफाइनाइट Ma। ये मुझे प्रैक्टिकली करने की जरूरत नहीं पड़ी, इन तीन इक्वेशन का एल्जेब्रिक सम करने पर पता चल गया मुझे, 1 + 2 माइनस थर्ड करने पर ये वैल्यू जो आई वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी अननोन सॉल्ट, जो मुझे पता भी नहीं था कि कौन सा सॉल्ट है, उसका मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी की कैलकुलेशन कर ली। दैट मीन्स मैं किसके बराबर लिख सकता हूं इसको? इसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा Ma इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर विल बी इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट MCl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट NaA माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। और ये वैल्यूज कहां से आएंगी? ये वैल्यूज प्लॉट को एक्स्ट्रापोलेट करके आएंगी, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है ना ये वैल्यूज, ये प्लॉट जो भी हम प्लॉट बनाएंगे उसको एक्स्ट्रापोलेट करके आ जाएंगी ये वैल्यूज। दो डेटा लिए हमने, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी मालूम की, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर करने के लिए एक्स्ट्रापोलेट किया, पहले एक सॉल्ट को, फिर NaCl को, फिर दूसरे सॉल्ट को। इसका अगर ये रिलेशन, मतलब प्रैक्टिकली करने में बहुत आसान है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें थ्योरेटिकली करनी पड़ी, लेकिन प्रैक्टिकली तो इनको तीनों को, 3 और 3 6 और 3 9 डेटा लेकर 2 को प्लस 1 को माइनस करके जो वैल्यू आई वो अननोन कंपाउंड की आ गई, जो कंपाउंड हमें पता भी नहीं है। इनकी जगह यहां अगर आप Ca लिखते, Ca तो नहीं लिखा जाएगा, कोई दूसरा सिंगल वैलेंसी वाला कोई लिथियम निकालना है, मान लो मुझे LiCl लिखना है, यहां Br लिखना है, NaBr NaCl, ये आ सकते हैं। फिर ये मेन एप्लीकेशन है इस लॉ की, कोलरोश लॉ की, जो कुछ सामने मैंने ये लिखा, ये मेन इसकी एप्लीकेशन है। तो मोलर कंडक्टिविटी, अगर मान लो ये कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट निकलता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पता करके हमने जान ली। ये मेन एप्लीकेशन इसकी आती है। डन हो गई बात, ये समझ लग गई है सबको?
तो आगे हम इसे प्रोसीड करते हैं। जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है, हमने ये तो कर ही लिया, इतना तो डिस्कस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ रिलेट की जाती है। जो हमारे पास कोई अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बात मैं किसकी कर रहा हूं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक सिंपल सा रेशो कैप एम ओवर कैप इनफाइनाइट एम, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, किसी एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी का रेशो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज करते हैं वो 90% आयोनाइज हो पा रहा है। 90% आयोनाइज होने का क्या मतलब है? आपने ए बी कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसके 100 मॉलिक्यूल लिए। मैं ये अल्फा याद दिला रहा हूं आपको, पुराना बता रखा है ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, लेकिन रिकॉल करा रहा हूं, याद दिला रहा हूं। विल बी इक्वल टू ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। 90% आयोनाइज होने का मतलब इनिशियली ये जीरो था, ये जीरो था एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर। लेकिन अगर टाइम टी हमने कुछ कर दिया आयोनाइजेशन जानने के लिए, तो ये 100 माइनस मान लो 90% आयोनाइज हो गया, 10 बच गया ये अनआयोनाइज्ड। और ये 90 और ये 90। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हम क्या करते थे? कैसे करते थे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन? टोटल मॉलिक्यूल जो लिए हैं उनको आप नीचे रखोगे, जितने मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे वो ऊपर रखोगे। आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल। एक वैंट हॉफ फैक्टर में भी हम ये यूज करते थे, अल्फा की वैल्यू को वैंट हॉफ फैक्टर से भी निकाल सकते थे। वेल, तो ये हमने कर लिया। अब अगर जब ये हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मोलर कंडक्टिविटी की मदद से करना चाहते हैं, तो किसी एक डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, जितनी ज्यादा से ज्यादा आयनाइज हो सकती है, इनका जो रेशो आता है वो भी अल्फा के बराबर आता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ये फॉर्मूला भी आपका यूज होगा जब कभी हम, और इवन इसको हम इक्विलिब्रियम के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसको आयोनाइज किया, उसको कंडक्टिविटी से रिलेट कर दिया, ये भी किया जा सकता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करता हूं, यहां तक तो ये बात हुई। एक, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, कोई एसिडिक एसिड, CH3COH या कोई और वीक इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी अल्फा की वैल्यू कम है, लेस है। मान लो किसी की अल्फा की वैल्यू 0.01 है, तो बहुत कम आयोनाइज हो रहा है ये। 1000 में कोई एक मॉलिक्यूल, 100 में कोई एक मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है। 0.001 आ गया तो 1000 में कोई एक मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गया।
अल्फा की वैल्यू काफी कम आ गई, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बोले जाएंगे। अब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इसकी एक क्वालिटी होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन पर, मतलब एसिटिक एसिड लिया मैंने 1 मोलर या 2 मोलर ले लिया, 1 लीटर में 2 मोल डिजोल्व हैं, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन है। एसिटिक एसिड के हमने 1 लीटर में 2 मोल्स डिजोल्व कर रखे हैं। एटॉमिक मास 60 होता है CH3COH का, 120 ग्राम डिजोल्व कर लिया, हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया एसिटिक एसिड का। हाई कॉन्सेंट्रेशन पर आयोनाइजेशन लेस होता है। यह ध्यान देने की बात है। जैसे जैसे हम इसमें वाटर ऐड करते जाते हैं, वाटर ऐड करते जाने पर आयोनाइजेशन का अमाउंट, मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा और एक स्टेज पर आकर के बड़ी तेजी के साथ बढ़ेगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी ऐसा होता है। भाई आप प्रैक्टिकली सोच लो इससे, अगर मैं एक डब्बे में यहां सॉल्ट लेता हूं, नमक, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं इसमें फिलहाल तो 0 आयंस हैं, अगर इसमें कुछ पानी नहीं डाला, 100% ड्राई है ये, मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा 4-5 ड्रॉप पानी डाल दी, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन है भाई। सॉल्वेंट तो है बहुत कम और सोल्यूट है ज्यादा, तो कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ज्यादा हो गया ना। लेकिन आयन बहुत लिमिटेड से बने, फिर मैंने और वाटर ऐड कर दिया, सॉल्यूशन और ज्यादा कुछ थोड़ा सा बना, और वाटर ऐड कर दिया, तो आयन बनते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, आयन बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी होता है। जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं C1/2 एंड मोलर कंडक्टिविटी, जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया ना, डाइल्यूशन बढ़ा दिया, कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, ज्यादा पानी डाल दिया तो डाइल्यूशन बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, पर लीटर के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जा रहा है, C⁻1/2 में ये ग्राफ यहां पर भी होता है, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें होते होते एक स्टेज ऐसी आती है कि स्टीप ग्राफ बनता है। इस पे ध्यान देने की बात है। स्टीप ग्राफ बनता है मतलब एक टाइम ऐसा आता है जैसे ही हम और डाइल्यूशन करेंगे एकदम आयोनाइजेशन खूब बढ़ जाएगा, ह्यूज आयंस प्रोड्यूस होंगे। ये प्रॉपर्टी है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जिसकी वजह से हम एक्सट्रापोलेट करके इसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी नहीं पता कर पाते। ये कारण है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या क्वालिटी है? हाई कॉन्सेंट्रेशन पर लेस आयोनाइजेशन होगा, लेकिन अगर ये सॉल्यूशन डाइल्यूट बना दिया जाए, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया मैंने, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी आयोनाइजेशन इंक्रीज कर जाएगा, मोर हो जाएगा। आयोनाइजेशन मोर हुआ तो वैल्यू अल्फा की, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गई। यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, आयोनाइजेशन यहां कम हो रहा है, यहां आयोनाइजेशन ज्यादा हो रहा है। यही कारण है कि कोई एक डाइल्यूशन ऐसा आता है जिस पर स्टीप इंक्रीज करता है और हम इसको
एक्स्ट्रापोलेट करके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट फाइंड molar conductivity at infinite dilution due to this steep graph। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये थ्योरी आपको बताई। क्या क्वेश्चन आता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम एक्स्ट्रापोलेशन मेथड यूज नहीं करते इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी पता करने का, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये दोनों ग्राफ बनाकर फिर ये सारी बात लिखकर फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये बताकर कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, बड़ी तेजी के साथ किसी एक डाइल्यूशन पर बड़ा स्टीप चेंज आता है, इंक्रीज आता है, और ये इस मोलर कंडक्टिविटी वाले एक्सिस के लगभग पैरेलल हो जाता है। तो हम एक्स्ट्रापोलेट करते चले जाएंगे तो कहां तक करेंगे, लिख दो आप, उसमें क्या दिक्कत है कि 1 किलोमीटर लंबी लाइन तो बनाएंगे नहीं हम कॉपी पर। तो इसलिए हम ये मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। ये है इनफैक्ट रिलेशन। तो मैंने दो बातें आपको बता दी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम एक्स्ट्रापोलेशन मेथड क्यों यूज नहीं कर सकते। क्या क्वेश्चन बता रहा हूं मैं जो आएगा, व्हाई वी कैन नॉट यूज एक्स्ट्रापोलेशन मेथड for to find value of cap m infinite for weak electrolyte, for weak electrolyte। एक ये बात बताई मैंने, और दूसरी एक और आपको बात बताई है कि अल्फा की वैल्यू हम इस रेशो से निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी के रेशो से हम अल्फा की वैल्यू पता कर सकते हैं। चलो 10 मिनट का नहीं, 7 मिनट का आपको मिलता है ब्रेक। ब्रेक के बाद बात करेंगे अब आगे। तो अभी ब्रेक से पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि अल्फा क्या होता है, और अल्फा को हम रिलेट कर सकते हैं कैप एम एंड कैप इनफाइनाइट एम के साथ। अगर हम फर्दर इसको आगे प्रोसीड करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, जहां पर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन हो आयंस का, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात तो तभी होगी जब आयन का माइग्रेशन बिल्कुल पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा। तो किसी कॉन्सेंट्रेशन पर हम ये अल्फा पता कर सकते हैं, इसको इनफाइनाइट बोल दो। अब अगर मैं कोई एक मॉलिक्यूल लिखता हूं ए बी इज इक्वल टू ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लिया ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, और इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट के है, के ए कह दो इसे, एसिड है तो ए हो जाएगा, या कोई और भी लिख सकते हो, के लिख सकते हो। के जो होता है क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स।
ए पॉजिटिव का, बी नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, डेफिनेटली इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी। ये के या के ए जो भी आप बोलना चाहो हो सकता है। अब जब इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तब हम इनिशियली सपोज करते हैं इसका सी कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, और यहां पर हम इसको बोलते हैं कि ये 0 है इनिशियली। मैं इसको बोल सकता हूं सी माइनस अल्फा। ये यहां से डिसोसिएट हुआ अल्फा पार्ट इसका, सी माइनस सी अल्फा कर दिया मैंने इसको, और ये बन गया मेरे पास सी अल्फा, सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा ये बचा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और कॉन्सेंट्रेशन सी है, तो इतना पार्ट इससे माइनस करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 में से 5 इधर कन्वर्ट हो गए, तो इधर 5 हो जाएंगे, ये भी 5 हो जाएंगे आफ्टर टाइम टी, और ये कितने बचेंगे, 100 माइनस 5 बचेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब अल्फा है, कॉन्सेंट्रेशन सी है, तो सी मल्टीप्लाइड बाई अल्फा ये कम हो जाएंगे। तो मैं अगर यहाँ सी कॉमन ले लेता हूं, सी माइनस, सॉरी 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर है ए बी का, ये कॉन्सेंट्रेशन है ए पॉजिटिव का, ये कॉन्सेंट्रेशन है ये वाला बी नेगेटिव का। अब मैं के ए की वैल्यू निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन रख रहा हूं, सी अल्फा मल्टीप्लाइड बाई सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी 1 माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ओवर सी 1 माइनस अल्फा। ये स्क्वायर से ये सी कैंसिल हो गया। क्या लिख सकते हैं हम इसे, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। ये अल्फा की वैल्यू उठा करके हम यहां रख देते हैं। जब हम अल्फा की वैल्यू उठाकर यहां रखेंगे, तो क्या आना चाहिए, ये आ जाएगा सी कैप एम स्क्वायर ओवर कैप एम इनफाइनाइट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा। अल्फा कितना हो जाएगा, कैप एम ओवर कैप इनफाइनाइट है। इसको हम ला करके सॉल्व अगर कर लें, तो हम मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यूज से डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम में जरूरी होता है। और अगर ये कोई एसिड है, तो के ए एंड पी के ए उसकी एसिड स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, और कैप एम निकाला जाना, कैप एम इनफाइनाइट निकाले जाना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जो कंडक्टिविटीज के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये कंडक्टिविटीज के एक्सपेरिमेंट
एसिड स्ट्रेंथ को डिटरमिन करने के काम आते हैं। वही जो एसिड स्ट्रेंथ की हम डिटरमिनेशन करते हैं कि कोई हमारे पास CH3COH है, इसके लिए Ka की वैल्यू कितनी है, ये आपने पढ़ी होंगी प्रैक्टिकल में कहीं, या इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है उसमें Ka की वैल्यूज गिवन होती हैं। कहां से आती हैं वो वैल्यूज? वो वैल्यूज यहां से आती है। कोई कॉन्सेंट्रेशन लिया इनिशियल, फिर उसमें ये प्रैक्टिकली हम कंडक्टिविटीज जो मेजरमेंट हैं वो कंडक्टोमीटर्स, बड़े सिंपल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे कंडक्टिविटीज पता चल जाती हैं। उन कंडक्टिविटीज की मदद से हम Ka पता कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी काम की बात है। यानी हम अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा के अलावा डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka निकाल लेंगे तो Pka निकालने की कभी जरूरत पड़ जाएगी। Ka इज इक्वल टू माइनस लॉग Pka। जैसे आप बोलते हो ना pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, pH बोलते हैं जैसे माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे Ka Pka इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka, ये आ जाएगा। ये रिलेशन हमारा इक्विलिब्रियम में काम आता है। कंडक्टिविटी को रिलेट किया जा सकता है Ka वैल्यूज के साथ। मैं समझता हूं ये आपको समझ लग गई होगी बात। किसी को कुछ डाउट अगर इसमें रह गया है तो मुझे जल्दी से बता दो। प्रॉब्लम है सामने, ये इसको लिखो, लिख के सॉल्व करो। थ्योरेटिकल है तो भी आपको करनी है। पूछूंगा मैं आपसे। सोल्यूशन कर सकते हैं इसका। कैपेम इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई कप्पा ओवर CM भी लिख सकते हैं, ये मोलर कंडक्टिविटी की क्योंकि बात होती है, जहां हमें मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह सकते हैं इसे, जहां पर हम सेल के सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट रखे हुए हैं। दूसरी एक प्रॉब्लम है ये, express the relation among the conductivity of a solution in the cell constant and resistance of solution in the cell। इनमें सब में आपस में रिलेशन बताना है। ये भी मैंने क्लास में कराया है, जल्दी से नोट कर लो और उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे, वो आंसर करना, बताना। इसमें हमें क्या करना है, व्हाट इज मीन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डेफिनेशन बतानी है जस्ट। जल्दी से सॉल्व करो इसे, लिख लो, नोट कर लो नोटबुक में। बोलो कौन बता रहा है? कौन कौन आंसर कर सकता है ये बोलो, हैंड रेज करो। अब आज तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के अलावा पढ़ाई कुछ और नहीं।
और उसकी डेफिनेशन पूछी जा रही है। 3 लोग यस कह रहे हैं सिर्फ आंसर बताने के लिए। किरणदीप, क्या कहते हो? सर अभी याद नहीं आ रहा। और कोई? पीयूष, कहाँ हो? क्लास में हो? Yes, sir. बताओ आंसर। Sir, when the concentration approaches to zero, then molar conductivity is known as limiting molar conductivity. That is cap m is equal to uh, kappa into Vm. या मल्टीप्लाइड बाय सीएम, ऐसे क्या? नहीं सर, V और Vm डिवाइडेड बाय सीएम? divided by Cm. नहीं सर, कंफ्यूज हो गए? नहीं सर, मेरे को तो यही याद था। उत्कर्ष, हो क्लास में? भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या लगभग जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर, दोनों बातें कह सकते हो ना। या तो डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर रखा हो। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि पानी भरे ही जाओगे भरे ही जाओगे, तो कहीं कोई एक लिमिट हो जाएगी, मतलब 1 ग्राम में आपने 100 लीटर पानी डाल दिया, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस 1 ग्राम के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा हो गया ना। तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया जाता है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। ये डेफिनेशन होगी। ठीक है, कैप एम इनफाइनाइट से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन देखो। ये तो किया भी, एक्सप्रेशन ही है, ये तो वही है बिल्कुल जो भी किया है। यूनिट और बतानी है, यूनिट याद रखना है इसके साथ। अब ये एक क्वेश्चन है सामने, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन, ये तो बता दोगे आप। डिस्कस देयर वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। पहले इसकी डेफिनेशन बताओ। मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरिएशन क्या होगा? क्या आंसर करोगे? चलो क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट मैं पढ़ा चुका आपको। आंसर क्या करोगे इसका? पलट लो, पेज पलट के देख लो। अभी फिलहाल कोई टेस्ट नहीं हो रहा है आपका, देख के ही बता दो। मैं कह रहा हूं आंसर, आंसर करना आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेरिएशन बताना है तो या तो आप इस फॉर्मूला से बता दो, या इस फॉर्मूला के जरिए आप ग्राफ बना दो। ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ऐसा कुछ आएगा, एक्स्ट्रापोलेट कर दो आप इसे, ये आ जाएगा C⁻²। कैप एम, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ। डिस्कस देयर वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये ग्राफ भी है। दैट मीन्स ग्राफ पूछा जा रहा है आपसे। कंडक्टिविटी को और इसको तो डिफाइन कर ही दोगे आप।